हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू रिड्यूस द सिली एरर्स। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आज आप लोगों को जो भी सिली एरर्स हमसे एग्जाम के दौरान होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दौरान होती है, उनको कम करने के तरीके बताऊंगा। और पहले ये भी बताऊंगा कि सिली एरर कौन कौन सी होती हैं बेसिकली। तो बेसिकली सिली एरर का मतलब क्या है? यहाँ पर सिली एरर का मतलब ये है कि जो हमसे गलती नहीं होनी चाहिए थी वहाँ पर गलती हो गई। मतलब जो क्वेश्चन हमें आता था और हमने थोड़ी सी हमारी पढ़ने में कुछ मिस्टेक हो गई, उसकी वजह से जो गलती हो गई, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व सही किया बट उसका आंसर गलत टिक कर दिया, उसे हम सिली एरर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि जो सिली एरर करता है उसका पहला रीजन क्या है कि ओवर एनालिसिस। क्या है ओवर एनालिसिस? कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि बच्चा ओवर एनालिसिस कर देता है कि कभी बहुत इजी क्वेश्चन आता है। सपोज करिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ मीथेन। तो अब आप ये सोचेंगे कि मीथेन का फॉर्मूला भी कोई पूछेगा क्या? तो उसमें चार ऑप्शन आया है आपके पास में। पहला ऑप्शन है CH4 और फिर C2H6 और इस तरह से ABCD करके चारों आपके ऑप्शन दे दिए। तो बच्चा सोचेगा यार नीट लेवल का एग्जाम है या इतना हाई फाई लेवल का GPET का एग्जाम है या गेट का एग्जाम है, UPSC का एग्जाम है, इस एग्जाम में क्या इतना ईजी क्वेश्चन भी पूछेगा एग्जामिनर? जरूर इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तिकड़म भिड़ा रहा होगा। तो कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर जो है जानबूझकर इतने इजी क्वेश्चन देता है और हम उसमें ओवर एनालिसिस कर लेते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि जो CH4 है वो मीथेन का फॉर्मूला नहीं है, कुछ और रीजन से इसने कुछ और पूछा होगा, और हम ओवर एनालिसिस करते जाते हैं। तो और वहाँ पर हम मीथेन की जगह कोई दूसरा ऑप्शन टिक कर देंगे। तो इस तरह से आप ओवर एनालिसिस ना करें। कभी कभी एग्जामिनर जो है बहुत ईजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो उसको ज़्यादा ना सोचें उस बारे में और जो आपका करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाएं। दूसरे जो सिली एरर होती है वो क्या होती है? वो आपके क्वेश्चन को रीड करने में होती है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन तो सिंपल देता है पर उसकी लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल बना देता है। देखिए किस तरह की लैंग्वेज बनाता है एग्जामिनर। सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आया है ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। ओके, आपके पास आया है क्या क्वेश्चन? ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर आपको इसका मीनिंग समझना है कि यहां पूछ क्या रहा है। तो यहां पर आप क्या करिए, यहां इसका मतलब है कि वो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि यहां पर जो फॉल्स स्टेटमेंट दिया है वो पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हैं वहीं पर आप क्या कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और सामने लिख दीजिए कि इसका मतलब क्या है कि ट्रू एक्सेप्ट। मतलब तीन ऑप्शन तो ट्रू है बट उसके अलावा एक्सेप्ट मतलब कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है। तो आप लिख लीजिए कि गलत पूछ रहा है हिंदी में, या फिर इंग्लिश में लिख लीजिए फॉल्स पूछ रहा है। तो आप जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमको क्या होता है, हमें सही सही पढ़ने की आदत है। ठीक है, तो हम सही करते हुए भी गलत आंसर जो है वो टिक कर देते हैं। तो यहां आप लिख लीजिए कि फॉल्स पूछा है तो फॉल्स, और अगर आप लोगों से ऑल आर फॉल्स एक्सेप्ट, तो यहां आपसे क्या पूछा गया है? यहां आपसे ट्रू सेंटेंस पूछा गया है। क्या पूछा गया है? ट्रू सेंटेंस पूछा गया है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों को जब इस तरह की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें आप लोगों को अंडरलाइन करके आप लोगों को जो है सामने लिख लेना है पेपर पर ही कि क्या पूछ रहा है, ट्रू सेंटेंस पूछ रहा है या फॉल्स पूछ रहा है। इसी तरह से एक लैंग्वेज और होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्या होता है? नॉट वर्ड लिखा होता है। अब आगे इसमें यह लिखा होता है नॉट करेक्ट। ओके, तो नॉट करेक्ट मतलब कि इनकरेक्ट आपसे जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो सामने आप लिख लीजिए, अगर यहां पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट, ओके, तो इसका मतलब आपसे जो है करेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है। क्लियर? और नॉट ट्रू और नॉट फॉल्स ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चार तरह से जो लैंग्वेज को घुमाया जाता है उसको आप लिख लीजिए। ज़्यादातर बच्चे इसी में ही गलतियां करते हैं, सिली एरर इसी में ही सबसे ज़्यादा होती है। वैसे एग्जामिनर हमेशा नॉट और ट्रू फॉर एक्सेप्ट जो वर्ड होता है, एक्सेप्ट जो वर्ड होता है या नॉट जो वर्ड है, इसको जरूर बोल्ड किया होता है। वो आप ध्यान रखिए, एग्जामिनर वैसे करता है पर बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ने में जो है गलतियां कर देते हैं। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आया आप उसको जल्दी ना पढ़ें, क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। क्लियर एवरीवन? तो ये दूसरी तरह की मिस्टेक्स हो गई।
तीसरी तरह की मिस्टेक्स क्या होती हैं, जनरली बच्चा जब क्वेश्चन पढ़ता है तो क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ता है, उसको जो पहला ऑप्शन दिखता है वो उसी को टिक कर देता है। जैसे सपोज करो आपके कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, और उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं, और उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपने डायरेक्ट उसी को ही टिक कर दिया, आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो देखे ही नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, फोर्थ ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज भी होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जरूरी नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो और ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब आपको सारे ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं। क्लियर? तो यहां पर भी मिस्टेक होता है। और जो मल्टीपल ऑप्शन आंसर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यहां पर कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और फिर उसके बाद 4 में फर्दर पूछा जाता है, जैसे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके बाद फर्दर पूछा जा रहा है, इस तरह से P, Q, R और S करके ऑप्शन दे दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है 1 and 2 करेक्ट, 2 and 3 करेक्ट, 3 and 4 करेक्ट एंड ओनली 4 करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली बच्चों की क्या थिंकिंग होती है कि सिंगल ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी भी रहती है। तो आप इस पे भी गौर फरमाइएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आप करिएगा और वहाँ पर अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को रीड जरूर करें। क्वेश्चन को अगर ढंग से रीड नहीं किया है तो यहाँ पर ये मिस्टेक होती ही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में हमेशा बच्चा यूनिट की गलती करता है। देखिए क्या होता है, जनरली आपसे आंसर पूछा गया है, मान लीजिए आपकी जो यूनिट है आंसर की, ठीक है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन हो गया, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, और उसमें जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है, आपका आंसर आया सेंटीमीटर में, आपने सॉल्व किया और आपका आंसर आया सेंटीमीटर में, और यहाँ ऑप्शन जो है वो मीटर में दिए हुए हैं। ओके, और आपका आंसर आया 4, जब आपने सॉल्व किया तो आया आपका आंसर 4 सेंटीमीटर, और यहाँ फर्स्ट ऑप्शन वो 4 मीटर देगा और बाद में आपका 0.4, 0.04 और 0.004 देगा। तो आपका आंसर तो 4 आया है, तो आपको दिमाग में क्या रहेगा, 4 आंसर आया, और 4 देखते हैं आप इसको टिक कर दोगे, जबकि आपका आंसर आया था 4 सेंटीमीटर में और आपको टिक करना था 4 सेंटीमीटर को 4 मीटर में कन्वर्ट करना था। तो यहां इस तरह से जो एग्जामिनर है वो गलतियां करवाता है आपसे। क्लियर एवरीवन? तो इस तरह की जो यूनिट की जो गलतियां होती हैं वो ना करें। किस यूनिट में उसने ऑप्शन दिया है उसको देखें, और यूनिट भी कभी कभी MKS और CGS अलग अलग यूनिट दी होती हैं, फॉर्मूला एक ही है आपका। जैसे आपको सपोज करिए BMI इंडेक्स जो है, बॉडी मास इंडेक्स पता करवाया, मीन्स यहाँ पर वेट और हाइट का जो है आप जो है रेशियो लेते हैं, ठीक है, तो इसमें एक यूनिट तो आपको MKS में दे देगा, एक यूनिट CGS में दे देगा, तो यहाँ आपको चेंज करना होता है और सेम यूनिट में आंसर लाना होता है। तो इस तरह की एरर भी जो है एग्जामिनर करवाता है आपसे अगर आपने यूनिट का ध्यान नहीं रखा। एक जो और एरर बच्चों से करवाई जाती है, जो बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं और उनसे जो एरर करवाई जाती है वो किस तरह से होती है, आपके ये क्वेश्चन हो गया और उसके ये ऑप्शन हो गया 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, आपने सॉल्व किया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, और उसमें आपका आंसर आया 4, तो ऑप्शन फर्स्ट में 4 दिया हुआ है, ठीक है, और फिर 3, फिर 2 और 1। अब आपके दिमाग में क्या है, 4 आंसर आया है, तो आप सीधा 4th ऑप्शन पे टिक कर देते हो। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कभी कभी इस तरह के भी जो है एरर जानबूझकर बच्चों से करवाई जाती है। क्लियर एवरीवन? तो ये देखिए मैंने आप लोगों को सिली एरर्स बताई, अब इनको रेक्टिफाई कैसे करें। तो इसको रेक्टिफाई कैसे होगी, आप सबसे ज़्यादा जो है जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले MCQ की जो है प्रैक्टिस करें। उस MCQ की जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप ये न्यूमेरिकल बेस्ड वाली जो एरर हैं वो आपकी कम होगी, और जो जो आप मिस्टेक कर रहे हैं उनका एक रजिस्टर बनाते जाएं और उस रजिस्टर में नोट करते जाएंगे किस तरह की मिस्टेक आपने इस पेपर में की। जब आप टेस्ट सीरीज कर रहे हैं या MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी दौरान आप ये लिस्ट बनाते जाएँ, आपने ये मिस्टेक की। तो सपोज करो एक बार आपने न्यूमेरिकल में यूनिट में मिस्टेक की तो आपने लिख लिया कि मैंने यूनिट में मिस्टेक की, फिर उसके बाद आपको जो मैंने ये 4, 3, 1, 2 वाला जो बताया, अगर इस तरह की मिस्टेक की तो आप ऐसा लिख लीजिए कि आपने ये मिस्टेक की। उसके अलावा आपने ट्रू फॉल्स और ऑल एक्सेप्ट, ट्रू एक्सेप्ट, फॉल्स एक्सेप्ट, इस तरह की क्वेश्चन की लैंग्वेज की मिस्टेक की तो उसको लिख लीजिए।
तो ये इस तरह से मिस्टेक का रजिस्टर बनाए, और जो मिस्टेक आपने एक बार कर दी उसको ध्यान रहे आप उसको रिपीट ना करें। मिस्टेक को रिपीट नहीं करेंगे तो ही सक्सेस रेट बढ़ेगी और सिली एरर कम होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका अगर हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, कि ड्रग की हाफ लाइफ कितनी होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो जो आपको स्पेस मिला है, रफ वर्क जो आप कर रहे हैं वो एक खाली स्पेस में करें। जब आप बहुत सारा एक ही जगह बहुत सारा स्पेस में कर देते हो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन का किधर आपने रफ वर्क किया। तो जब आप एग्जाम के दौरान रफ वर्क कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन का रफ वर्क आप आराम से उसको डिवाइड करें और पेपर को डिवाइड करके अलग से सेपरेटली आप क्वेश्चन करें, खाली स्पेस में आप जो है रफ वर्क करें। क्लियर। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो है वो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, जल्दी नहीं मचानी है। जल्दी मचाओगे तो जल्दी, हमने पहले ही कहा है, जल्दी का घर शैतान का घर होता है, ठीक है। और जल्दी आपने करी और आप गए, समझ लो आपके क्वेश्चन जरूर गलत होगा। तो जल्दी नहीं करनी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एग्जामिनर बहुत बार मकसद यही होता है एग्जामिनर का कि वो बच्चों को क्वेश्चन के पढ़ने में ही मिस्टेक करवाए, ठीक है। लिखा कुछ है और आपको दिखता कुछ है, ठीक है। तो यहां पर ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों को जो भी क्वेश्चन करना है शांति से करना है, फोकस्ड रीडिंग करनी है और जो क्वेश्चन करना है अच्छे तरह से करना है, तो आपकी सिली एरर नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा सिली एरर किससे कम होगी, आपकी प्रैक्टिस से आपकी सिली एरर कम होगी। जितनी ज़्यादा आप एमसीक्यू की, जितने ज़्यादा आप मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, ग्रांड टेस्ट, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, इनकी प्रैक्टिस करोगे, जब जब भी सिली एरर हो रही है तो जितनी भी सिली एरर हो रही है वो प्रैक्टिस से ही कम होनी है। बिना प्रैक्टिस के कोई एरर जो है वो कम नहीं होगी। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतनी आपकी सिली एरर कम होंगी। सिली एरर होंगी तो सही, बट धीरे 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 कम होती जाएंगी, ठीक है। और आपने टेस्ट नहीं दिया और डायरेक्ट एग्जाम देने गए तो फिर एग्जाम में ही आपकी सिली एरर होगी, फिर आपको सिली एरर होने से बचा नहीं सकता, ठीक है। और दूसरा सिली एरर से बचने का एक तरीका और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप एग्जाम के दौरान टेंशन ना लें। आप ये ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ वाले मेरे दोस्त क्या कहेंगे। जितनी टेंशन आप लोगे उतने क्वेश्चन आप ज़्यादा गलती करोगे। आपको ये लगता है कि मेरे फ्रेंड जो ये कहेंगे इसने तो साल भर बहुत तैयारी करी और इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ये क्या पढ़ के आया है। तो अगर ये चीज़ें आप जब क्वेश्चन पेपर कर रहे हो उस टाइम आपने सोच ली तो आपके क्वेश्चन जो है ज़रूर गलत होंगे, क्योंकि टेंशन में आदमी गलतियां करता है। तो टेंशन मत लें और दूसरों की मत सोचें, आपको अपनी सोचनी। दूसरे दुनिया है, दुनिया में बहुत लोग कहते हैं और जुबान तो सबकी बोलती, कुछ ना कुछ तो बोलती ही है। तो दूसरों के बोलने पे ना जाएं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बच्चा हमेशा यही सोचता है कि वो दूसरे लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे। अरे आप जब अच्छा करेंगे, आप अगर एग्ज़ाम में ऐसा सोचेंगे तो फिर दूसरों को कहने का मौका मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम में ये सब चीज़ नहीं सोचेंगे तो दूसरे आपकी सक्सेस पे कहेंगे अरे यार आपने तो बहुत बढ़िया किया, आप तो रैंक बहुत अच्छी आई। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके हैं मैंने आप लोगों को बताए हैं सिली एरर को रोकने के। तो आई होप आप लोगों को जो भी मैंने सिली एरर बताई हैं वो सिली एरर आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस से सिली एरर दूर करेंगे। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।